दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, आज फिर एक ऐसी स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं जो कि एक ऐसे शख्स के बारे में है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। एक्चुअली इनकी एज से ज़्यादा इनकी अचीवमेंट्स बात करती हैं। चाहे वो योगा और कराटे में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट होने की बात हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल जीतना, ये भी इन्होंने किया है। साथ ही साथ इन्होंने 3 बुक्स भी लिखी हैं और नासा के एस्ट्रो किड्स प्रोग्राम में भी ये हिस्सा रही हैं। और जो इनकी अचीवमेंट्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गवर्नर के द्वारा भी सराही गई है। साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर से भी इनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इनकी इतनी सारी अचीवमेंट है कि जब मैं बात करूंगी तो बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधा मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं मिस जयंतिका काम्बोज से। आपका थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो जयंतिका, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज मिलके, क्योंकि आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स जो कि सभी के लिए एक बहुत एक इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह से है। सो जब योगा और कराटे में आपको नेशनल लेवल में पर एक गोल्ड मेडल मिला है, सो ये शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जो शुरुआत है ये बेसिकली मेरे स्कूल, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई हैव बीन इन गुरुकुल। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे जो जो हमें चीज़ें सिखाई जाती थी वो हमारे डेली रूटीन में थी। लाइक योगा वाज द पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, जिसे हम डेली करते थे। तो मैंने उसको एज अ स्पोर्ट्स भी अडॉप्ट किया और एज अ लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट किया। सो जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मैं पहले योगा में गई, फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स में गई। सो इसी तरह जर्नी कंटिन्यू रही। सो ये जो कॉम्पिटिशन्स थे, इनका कब सोचा कि आपको मतलब अपने आप को प्रूव करना है, इस तरह से किसी कॉम्पिटिशन में भी आना है? ये पहले सोचा था, डिसाइडेड था, ये अचानक प्लान बना? See, when I was in a competition, I never want to prove myself. I take it as a challenge कि मुझे और improve करना है. There is a consentive of कि improve करना है, किसी को prove नहीं करना है. So basically इसी वजह से competitions में गई थी, because खुद को challenge देना था कि तुम और अच्छा कर सकती हो, अपने से बेहतर बन सकती हो. सो एक साथ कई सारी एक्टिविटीज़ आप करते रहे, लाइक आपने योगा किया, कराटे किए, साथ साथ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल मिला है। अब ये आपको थॉट कैसे आया? द बेसिक थिंग इज़, मैं बस अपना काम करती रही. जस्ट लाइक मुझे मेरा काम था मेहनत करना और अच्छे से करना. फिर जो जो गाइडेंस होती है, जो मेंटोर्स होते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं. आई एम ब्लेस्ड, लाइक आई हैव अ वेरी गुड मेंटर. तो उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया तो मैं वैसे वैसे पहुंचती गई. सो एक जैसे कहा जाता है कि गुरुकुल की लाइफ बहुत टफ होती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपने फर्स्ट टाइम गुरुकुल में स्टेप इन किया, क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या चैलेंजेस आपको आए? वो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड थी, बिकॉज आई वॉज 13 years old when I first stepped in boarding school. एंड सिंस आई एम वेरी अटैच टू माई मदर, सो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो इन्वायरमेंट अडेप्ट करना और एकदम से किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है, बिकॉज हम घर में बहुत फ्लेक्सिबल हो गए रहते हैं. तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था. 1 to आई गेस 6 months मैक्सिमम आई टुक. सो बाद में अडेप्टेबिलिटी बढ़ती गई. सो जैसे स्टार्टिंग में आपकी घर पे बात नहीं होती थी, हर एक गुरुकुल में आई थिंक हम्म. ऐसा ही होता है कि कुछ टाइम तक आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, बिकॉज आपको उस माहौल में एडजस्ट करने की प्रैक्टिस कराई जाती है, सो दैट कि आप उसमें इजीली एडजस्ट हो जाओ। वो टाइम कैसा था? वो सबसे ज़्यादा, जैसे बोलते हैं, एक तो टफेस्ट कह सकते हैं, बट द टाइम दैट मेड मी टुडे, दैट वाज द टाइम. बिकॉज आई हैड नो वन, बिकॉज मैं नई नई एंटर हुई थी वहाँ पे, तो ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था टू शेयर द फीलिंग्स. सो बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, आई ग्रेजुअली डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग. वहीं से ही मैंने पोइट्री लिखनी शुरू की, वहीं से ही मैंने राइटिंग लिखनी शुरू की. तो ऐसे करते 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 मेरा राइटिंग की तरफ ही बहुत सो उस ध्यान टाइम डेवलप क्या हो गया. एज रही आपकी, क्या? आई वाज 13 years old. 13 ईयर्स ओल्ड, तो 13 साल की उम्र से आपने राइटिंग का जो हुनर है उसको अपना लिया था। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अभी मैं आपसे नेक्स्ट जानना चाहूँगी कि जो आपने बुक्स लिखी है, हाँ जी. जो कि आपकी जो बुक फेयर में भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई है, सो वो किस बारे में है? वो बेसिकली जो है वो वैदिक टेक्स्ट से इंस्पायर्ड हैं, जैसे रामायणा, महाभारत और पुराना से. हमारा ये जो टेक्स्ट्स होते हैं, वैदिक टेक्स्ट, ये हमारे गुरुकुल करिकुलम के पार्ट होते हैं. अपार्ट फ्रॉम आवर सिलेबस हमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. तो वो चीज़ें सिर्फ अपने तक ना रख के उसको एक थोड़ा इंग्लिश में स्टोरीज के तरीके से बता के
आई वांट कि सभी एनलाइटन हो जाए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एरा टू नो योर रूट्स एंड टू स्टे कंसिस्टेंट विद देम. बिल्कुल। सो कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो आपने अपनी बुक में दिया हो, या फिर कोई भी ऐसा कोई पैराग्राफ जिसको आप यहाँ पर सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? दैट वुड बी फ्रॉम महाभारता, जब लॉर्ड कृष्णा अर्जुना को समझा रहे होते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि. सो बेसिकली हम उसका लिटरल मीनिंग ले लेते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बट द सिंबॉलिक मीनिंग इज कि कर्म करना ही एक सबसे बड़ा फल है. बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो सुबह उठ के ये सोचते हैं कि हाँ आज मुझे काम पे जाना है, आज मुझे काम करना है. सो आई थिंक वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें काम करने का मौका मिले. सो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई नहीं हो सकती. यही ऐसे ऐसे सिंबॉलिक मैसेजेस हैं जो पूरी जो पब्लिक है, सिटीजन्स हैं, इवन जो स्टूडेंट्स भी हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश की है. सो इसके अलावा कोई और ऐसा एग्जाम्पल? ये तो बहुत ही प्यारी लाइंस में आपने बहुत अच्छा एक सार बताया। कोई एक और जो आपके कोई हार्ट के करीब हो, जो आपने अपनी किसी भी बुक में लिखा हो? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे जो एक रामायणा से एक फेज आता है जिसमें श्री राम जो हैं, जब वो अपने फादर को लास्ट टाइम, मतलब जब वो वनवास के लिए जा रहे होते हैं, तो वो अपने पापा को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ. एंड उनके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, जो तुम्हें ऐसे जाना पड़ रहा है. एंड आई एम, मतलब वो अपने बेटे को सॉरी बोल रहे होते हैं. तो वो जो एक फेज है, जो उनके बीच की बातचीत है, वो शायद बहुत लंबी दी है रामचरितमानस में. तो उसमें जो छोटा छोटा एसेंस है, लाइक द इमोशंस दे हैव, मतलब जिसे कह सकते हैं ना, डिवोशन ऑफ रामा टुवर्ड्स हिज फादर. मतलब ऐसा था जैसे किसी भगवान के लिए हो. मतलब उनकी आज्ञा को उन्होंने ऐसे लिया जैसे कोई ऑर्डर नहीं था, वो किसी से बाइंड नहीं थे, बट इट एक्चुअली वाज वेरी प्रीशियस एंड प्रिस्टाइन. सो दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. ओके. सो जब आपने अभी आप बुक्स भी लिख रही हैं, कितना सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफ में अडॉप्ट की फ्रॉम दीज वैदिक टेक्स्ट्स? From all these Vedic texts, there is one thing very common. That is, you have to maintain discipline with balance. We, the children, like we are in Gen Z today. What we do is हम कोई भी एक रील देखते हैं, उससे मोटिवेट हो जाते हैं, दूसरी रील देखते हैं, उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं. बिल्कुल. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो डिसिप्लिन विद बैलेंस मीन्स कि रिजिडिटी भी नहीं होनी चाहिए कि इतने बजे उठना है तो इतने बजे यही करना है. नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए. लाइक यू हैव 1 hour फॉर योर सेल्फ, यू हैव 1 hour फॉर योर फैमिली, यू हैव 1 hour फॉर सोशल वर्क, यू हैव 1 hour फॉर चैरिटी. जैसे वैदिक टेक्स्ट में हमें चार बेसिक थिंग्स बताए गए हैं. जैसे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थी, फिर वानप्रस्थान, फिर संन्यास. 4 फेजेस बताए हैं लाइफ के. तो आई थिंक अगर हम उस हिसाब से अपनी लाइफ को डिवाइड करेंगे, इट विल बी मोर इजियर टू लिव. लाइक कैसे हमें डिवाइड करना चाहिए? जैसे हमारे वैदिक टेक्स्ट में बताया, लाइक फ्रॉम बिगिनिंग वी कॉल इट ब्रह्मचर्य, दैट इज सेलिबेसी. अगर आप गुरुकुल में जाओगे, आज भी ऐसा होता है, लाइक जब मैं गई थी तो दे गिव यू अ यज्ञोपवीतम संस्कार. दैट मीन्स यू आर बाइंडेड टू योर गुरु. You will be pure in practice. You will attain knowledge till the age of 25. ओके. सो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपके पास. आपके पास जितनी भी चीज़ें होंगी वो नॉलेज वाली होंगी. आप कोई स्किल अच्छा एक्वायर करोगे. देन आफ्टर 25 वी हैव अ फेज कॉल्ड गृहस्थी. दैट मीन्स द फेज व्हेन यू मैरी समवन. लाइक नॉट लाइक यू लाइक समवन, यू आर अट्रैक्टेड टू समवन तो आपने शादी कर ली. नो, देयर आर मेनी 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस इन वैदिक टेक्स्ट. तो उसके हिसाब से लाइक यू गो फॉर अ पार्टनर जिसके साथ आपको पूरी जर्नी नहीं तय करनी है. Then after that, there is Vanprasthan. When your family is settled and you think that your children are well grown, then both the partners go to the phase of enlightenment where they practice meditation together. Then Sannyasa, when they both decide to leave the Maya and they meditate. वाओ. सो किस तरह से एक इंसान को अपनी लाइफ को जीना चाहिए, ये हमारे वैदिक टेक्स्ट में ही है. जितना खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया, तो सच में ये सभी को बहुत ही इंस्पायरिंग लगा होगा. सो एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि आपकी लाइफ पे आपके जो इनिशियल स्टडीज़ है, गुरुकुल का जो लाइफस्टाइल है, उसका बहुत बहुत असर रहा है. सो क्या आपने उस लाइफस्टाइल को आफ्टर स्कूलिंग वो अडॉप्ट किया? क्या आज भी आप उसी रूटीन में चलते हैं? ओवरऑल सारे रूटीन में तो नहीं चलती. जो बेसिकली गुरुकुल में होता है
दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आपका सोने का और उठने का टाइम फिक्स है. अगर आपकी ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं तो आई थिंक पूरा डे बहुत sorted चल सकता है. सो मैं वही फॉलो करती हूँ. लाइक आई नेवर स्टे अवेक आफ्टर 10:30. मैं 10:30 पे सो जाती हूँ एंड 5 o'clock आई गेट अप. सो क्या अभी आपका क्या रूटीन है, क्या रूटीन आपने, इज इट फिक्स्ड और ये आप चेंज करते रहते हैं? नहीं, फिक्स तो नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है. लाइक संडे को मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, लाइक 7 o'clock उठती हूँ, 5:30 नहीं उठती. बाकी दिन होता है कि 5-5:30 इतने बजे उठ जाती हूँ. तो सबसे पहला काम क्या करते हैं सुबह उठ सबसे के? पहले फ्रेशन अप एंड मेडिटेट. मेडिटेशन। सो मेडिटेशन आपने जैसे रूटीन में अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया है, तो कितना ज़रूरी है आजकल की जनरेशन के लिए या किसी भी जनरेशन के लिए मेडिटेशन करना कितना ज़रूरी है? मेडिटेशन फर्स्टली इज नॉट समथिंग कि आपको आंखें बंद करके बैठना है और जस्ट मंत्र पढ़ने हैं. वाइल मेडिटेटिंग आई डिसाइड माई होल डे कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है. सो एट द एंड आई थैंक गॉड लाइक आई एम एबल टू वेक अप टुडे and you gave me this much energy to live for the moment. And then I just pray, thanks, like gratitude and all the things. ओके, सो सुबह के टाइम जब आप अपना ये रूटीन डिसाइड कर रहे होते हैं, सो आजकल आप देखते हैं कि जितने भी बच्चे हैं या फिर कोई भी है, तो एक फ़ोन जो है हमारे लाइफ में एक ऐसा गैजेट आ चुका है कि जैसे ही हम उठते हैं तो सबसे पहले हमारा हाथ खुद ब खुद फ़ोन की तरफ पहुंच जाता है. सो ये सारे जो मतलब कहीं ना कहीं जो बाहर के डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसको कैसे अवॉइड करते हैं? One thing I'll say, we don't blame the distraction. We just have to improve our focus because distractions कहीं पे जाने नहीं वाली हैं. आपका फ़ोन है वो ज़रूरी है, आपके साथ ही रहेगा. यू हैव टू सेट अ टाइम कि अगर आपने आज इसको ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो लाइक 1 आवर किया आज, तो आप टाइम बाउंड हो जाओ कि नहीं, कल 1 आवर किया था तो मेरा ये नुकसान हो गया. उसके बाद फिर 30 मिनट्स 20 मिनट्स, तो धीरे 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 ग्रेजुअली वो स्लो नीचे चला जाएगा. मतलब आप बैलेंस पे विश्वास रखते हैं हाँ कि जी. जब भी आपका एक बैलेंस कहीं बिगड़ना शुरू हो तो अगले दिन आप उसको किसी भी तरह करके सेटल करती हैं. हाँ जी. सो आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए, अगर स्पेशली यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज आप करेगा, अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सर्टेन पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कौन सी एडवाइस जो उनके लिए काम करने वाली है? आज के टाइम में जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बेसिकली पीयर प्रेशर की वजह से, और एक जो सोशल प्रेशर है कि अभी ट्रेंड चल रहा है तो मुझे भी इसके साथ गो विद द फ्लो होना, जो मेंटेलिटी है, उसके हिसाब से आई थिंक 3 बेसिक थिंग्स जो हैं हर एक यंगस्टर्स को, मतलब जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको अपनी लाइफ में लेके आने चाहिए. नंबर 1 इज़ प्रैक्टिस अ स्किल डेली. लाइक वो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई डांस फॉर्म हो सकती है, कोई भी जो आपका इंटरेस्ट हो, उसको डेली 1 आवर के लिए या हाफ एन आवर के लिए डेली प्रैक्टिस करो. सेकेंड थिंग विद बी, यू शुड बी अ वॉलंटियर. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वॉलंटियर इन द सेंस लाइक यू कैन डू चैरिटी, नॉट सेइंग अबाउट मनी. यू कैन टीच चिल्ड्रन. आपको कोई स्किल आता है तो छोटे बच्चों को सिखा दिया. किसी ओल्ड एज, घर पे भी बहुत सारे दादा दादी नाना नानी होते हैं, उनकी हेल्प कर दी. एंड द थर्ड थिंग वुड बी, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अपना टाइम फिक्स करना है हर एक चीज़ का. लाइक यू हैव टू गेट सम बाउंडेशंस ऑन योर सेल्फ कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ तो कभी करनी ही नहीं है. लाइक आई हैव सेटल्ड फॉर माई सेल्फ दैट आई एम नॉट गोइंग टू ईट नॉन वेज एनी वे, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ ड्रग्स एंड एनी काइंड ऑफ एडिक्शन एनी वे. सो ये चीज़ें फिक्स करनी है, बिकॉज इफ़ दीज थिंग्स आर स्टेमलाइन ना, तो उसके हिसाब से जब आपको लाइफ जीनी होगी, सो ऑल पाथ इज क्लियर. आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है. तो आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं. ओके, सो बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया कि अपनी बाउंड्री सेट करनी बहुत ज़रूरी है. सो जयंतिका, जैसे कि आपकी बातों से पता चलता है कि आपने अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ों जो है बहुत ही क्लैरिटी के साथ ली है. सो आज का जो टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है. हर एक, आप बच्चे की भी बात करें, किसी छोटे बच्चे को भी आप देखेंगे तो वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है. तो आप सोशल मीडिया पे जो लाइफ है उसमें बिलीव करती हैं या नहीं करती? क्या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं? मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है. नीदर इंस्टाग्राम नॉर फेसबुक, एनी, नॉट एनी सोशल मीडिया अकाउंट. ओके, सो आज के टाइम में जहाँ पर स्नैप एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा कूल माना जाता है, जहाँ पे अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी ना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट मिसिंग है. क्या आपको कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता कि भाई तू सोशल मीडिया पे नहीं है, लाइक फ्रॉम फ्रेंड्स और एनीवन? वो क्वेश्चन करते हैं लाइक व्हाई आर यू नॉट ऑन सोशल मीडिया, वी एक्सचेंज, वी टेल पीपल वी आर डूइंग दिस, दिस इज ट्रेंड, यू शुड बी द पार्ट ऑफ इट. लाइक आई डोंट लाइक दैट, दिस इज नॉट माई सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट.
सो कभी इस इन सारी चीज़ों की वजह से, अपने डिसिप्लिन की वजह से क्या सोशलाइज होने में कोई प्रॉब्लम आई कभी? Socialize means not on social media, I'm saying. Socialize is something when you meet someone. यस, यस, यस। इसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज इफ आई एम डिसिप्लिन्ड सो आई थिंक आई विल बी मोर सोशलाइज देन अदर पीपल हु आर नॉट डिसिप्लिन्ड. ऑलराइट। सो आई जस्ट वांट टू आस्क, जैसे आप बहुत ही डिसिप्लिन में चलते हैं, अभी आप फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उसके बाद जो है आपने अपने हर एक हॉबी को एक टाइम दिया है। सो जो एक आजकल जो सोशल सर्कल है जिसमें पार्टीज़ को बहुत कूल माना जाता है, गेट टुगेदर्स को, लेट नाइट्स को, तो उस टाइम पर वो कैसे मैनेज करती है? मैं एक्चुअली एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, नॉट अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड जो लेट नाइट पार्टीज को कूल मानते हैं. आई डोंट थिंक ये चीज़ ज़्यादा कूल है. रात भर जाग रहे हो और आप फिर 11 बजे 12 बजे उठ रहे हो, ये कूल है. इससे ज़्यादा सही तो ये है कि आप जल्दी सो के जल्दी उठ जाओ. मेरे हिसाब से वो चीज़ें कूल हैं. आई डोंट कंसीडर दीज थिंग्स एज कूल. ओके, तो आपने जैसे कि अपनी पसंद के बारे में भी बताया, सो कोई डांस फॉर्म जो आप प्रैक्टिस करते हैं? भरतनाट्यम, ट्रेन वाओ, भरतनाट्यम डांसर. ग्रेट। तो ये वाला इंटरेस्ट आपका कब शुरू हुआ? गुरुकुल के टाइम पे या फिर No, लाइक? no, no. That was something I inherited from my mother. ओ वाओ, सो आपकी मदर भी भरतनाट्यम करते थे? She is a classical dancer. Like she practices many forms like Odissi, Bharatnatyam, Kathak. She has a very keen interest in all these dance forms. सो आपकी मदर का क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में? मतलब आप आज इतने सारे अचीवमेंट्स जो हैं आपने किए हैं, सो आपकी मदर का क्या रोल मानती हैं आप इन सभी अचीवमेंट्स में? I think the very huge role is played by my mother because she is the only sole decision maker. जिन्होंने मुझे गुरुकुल भेजा, जिन्होंने बोला कि ठीक है बेटा इसमें पार्टिसिपेट करो. उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया. वट एवर आई से कि मम्मा मुझे ये करना है तो उन्होंने कहा ओके बेटा गो अहेड. शी इज़ माई सपोर्ट सिस्टम, आई रादर से दिस. ओह ग्रेट। सो आपके भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं आपके? हाँ जी. So, वो क्या करते हैं? ही इज़ इन क्लास 10th. ओके। वो भी क्लास 10th में है एंड ही इज़ वेरी स्टूडियस एंड ही इज़ एक्टिव इन स्पोर्ट्स एज वेल. ओके, सो आप लोग साथ में भी कोई हॉबी प्रैक्टिस करते हैं या फिर दोनों के अलग इंटरेस्ट है? No, we have very different interests. ओके। सो जयंतिका, एक चीज़ और आप मुझे बताइए कि जब आप लाइफ में अभी बहुत कुछ आप कर चुके हैं, सो अभी आगे का क्या सोचा है? क्या आपके लाइफ में कुछ गोल्स हैं कि आपको ये चीज़ करनी है? फ्यूचर प्लान्स क्या है बेसिकली आपके? फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे हैं बट आई बेसिकली सेट स्मॉल गोल्स कि अभी 6 महीने बाद ये करना है, फिर जब वो हो जाएगा 1 साल बाद ये करना है, देन आफ्टर 2 years बाद ये करना है. ऐसे ऐसे लाइक देयर इज़ वन गोल बट उस तक पहुंचने के लिए साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, लाइक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स आपसे जानना चाहेंगे। अभी आपका क्या प्लान है? अभी के लिए लाइक आई वांट टू बी लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ एमिनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज अ वॉलंटियर, सो आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज वेल. ओह दैट्स ग्रेट। और साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो आप नासा के स्पेस प्रोग्राम का भी हिस्सा रही थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? That was very dynamic because since childhood I was very much interested in the space, aeronautics and all such things. So मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो experience करना. तो क्या किया उसमें, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज थी? That was for kids. उस टाइम कोविड टाइम पीरियड था तो इतना कुछ हमारे पास रिसोर्सेज तो थे नहीं. तो that was an online session for 6 months जिसमें नासा के साइंटिस्ट were collaborated with the ISRO ओके। and they used to teach the children about the space, how the stars are formed, how the planets are created and all such things. सो ये सब जान के कैसा लगा आपको? I feel very blessed and enlightened. सो जयंती का एक और सवाल मेरा आपसे कि जैसे कि आज आप देखते हैं, एक टाइम वो था जब हम बच्चों को बहुत ज़्यादा आउटसाइड प्ले कराते थे और बच्चे खुद भी बहुत ज़्यादा कोई भी अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रहते थे, लेकिन आजकल वो ट्रेंड कम होता जा रहा है। अब लाइक आप भी स्पोर्ट्स में रहे हो, सो आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है किसी के भी लिए? It is very important to have a recreation time in your timetable. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आप पूरा दिन अगर सिटिंग पोस्चर में रहेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है एंड होपफुली आपके माइंड के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बिकॉज माइंड नीड्स सम ब्रेक्स. तो उसके लिए कोई भी स्पोर्ट्स होना, कोई भी डांस फॉर्म, मतलब जिसमें आपकी फिजिकल मूवमेंट हो वो होना बहुत ज़रूरी है. लाइक आप योगा करते हैं, तो योगा ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाया है और क्या फ़ायदे हैं योगा करने के?
योगा इज वेरी डायनेमिक स्पोर्ट्स. मैं स्पोर्ट्स भी नहीं कहूँगी, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट्स अ लाइफ स्टाइल. So in yoga we have Ashtang yoga, concept of Ashtang, that is 8 limbs yoga, in which we practice each and everything, like from I can say head to toe. हर एक चीज़ पे काम होता है, हमारी सांस पे, हमारे बॉडी मूवमेंट्स पे, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उनके ऊपर. सो योगा इज़ वेरी गुड. अगर आप में कोई प्रैक्टिस करता है तो इट इज़ वेरी गुड, उसे डेली प्रैक्टिस करना चाहिए. इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स वेरी गुड फॉर योर वेल बींग, एंड ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर सराउंडिंग्स एज वेल. सो जयंतिका, आपने इतना कुछ किया, इतना अलग अलग चीज़ों में आप रहे. सो हर एक की लाइफ में ऐसा कोई ना टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, कोई एग्ज़ाम पास आ रहा है, कोई कंपटीशन पास आ रहा है, तो उस टाइम पर कैसे डील करते हैं इन सब से? मेरे साथ हर बार यही होता था कि एग्ज़ाम्स आने से पहले मैं पूरा टाइम अच्छे से कर रही हूँ, एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले मैं बीमार पड़ जाती थी. लाइक 3 बार ऐसा हुआ है, 4 बार ऐसा हुआ है. देन आई नोटिस द पैटर्न, बिकॉज़ एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले आई यूज्ड टू बी वेरी रिजिड विद माई सेल्फ. मेरा टाइम टेबल होता था कि मुझे बस अब 11:30, मतलब वैसे तो मैं 10:30 सो जाती थी, बट एग्ज़ाम्स टाइम पे कि नहीं और पढ़ना है और पढ़ना है. ऐसे करते करते स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, फिर खाना स्किप हो रहा है, तो उस वजह से एंड टाइम पे बीमार पड़ जाती थी. तो आई नोटिस्ड इट एंड आई इम्प्रूव्ड. तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से इम्प्रूव होने शुरू हो गए. सो प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है. जस्ट एस्केप करने से या सिर्फ सोचने से कि नहीं नहीं पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा. यू हैव टू टेक नोट्स ऑफ इट. सो इसके अलावा जैसे कोई भी आपने वैदिक टेक्स्ट इतने पढ़े हैं, सो कोई ऐसी प्रैक्टिस जो जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो तो उसको रिलीव करने की कोई प्रैक्टिस आप यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में? There is a practice, but that is not from the Vedic text. It's ओके. a psychological practice. What I used to do is, whatever are feelings I have facing and I just write it on a paper. एक साइड पे सारी फीलिंग्स लिख ली, लाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया पेज को. एक साइड में सारी प्रॉब्लम्स लिख ली, देन उसके आगे सोचना है, लाइक आई एम नॉट एबल टू स्लीप टुडे, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम लिखा, फिर क्यों नहीं हो रहा है, ओवर थिंकिंग, बैड फूड, बैड गट हेल्थ, तो वो सॉल्यूशंस लिखे. तो उसके बाद क्या करना है, ओवर थिंकिंग कैसे ओवरकम करना है, बाहर का नहीं खाना है, वो सब चीज़ें करनी है. मतलब पहले आप अपने प्रॉब्लम को लिस्ट करते हो, हम्म. देन उसके रीजन को लिस्ट करते हो, एंड देन उनके सॉल्यूशन पे काम करते हो, और फाइनली एक्चुअली जब आप सॉल्यूशन के साथ आते हो तो आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है. एक्चुअली बहुत ही प्यारे कंसेप्ट है आपके, प्यारे क्या, बहुत लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट आपने, और इतनी सी उम्र में आपने इतना कुछ सोच लिया, इतना कुछ अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है. तो जयंतिका, हमने आपके थॉट प्रोसेस को जाना और साथ ही साथ आपके रूटीन को भी जाना, साथ ही हमने आपके बुक्स में से भी कुछ चीजें जो हैं वो ग्रैब की. लेकिन एक पार्ट जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, दैट इज पोएट्री, जो आप खुद भी करते हैं. सो कोई आपके क्रिएशन जरूर सुनना चाहेंगे आपके मुंह से, अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग, क्या सोचकर आपने लिखा था? a few lines. The poem is titled as Healthy Venom. The lines goes as, all we have to drink twice is nothing but a healthy venom of life. One since the day we are born, and last till the night we are gone. To note to take it from the snake's neck or to Scorpio's back, to ask for it to Mira or the Shiva for the sake of the immortal drink that all they had. वाह. दैट मीन्स हेल्दी वेनम. वेनम इज हम बोलते हैं पॉइजन. पॉइजन कभी हेल्दी नहीं हो सकता. ये हम सब बोलते हैं कि पॉइजन तो जहरीला होता है, वो मार देता है हर किसी को. तो हेल्दी वेनम इज समथिंग द. तो हम हर किसी के अंदर थोड़े थोड़े चैलेंजेस होते हैं. वी आर नॉट एज वेरी परफेक्ट. वी ऑल हैव आर समथिंग वी हैव टू इम्प्रूव. सो हर किसी के अंदर थोड़े थोड़े फ्लॉज होते हैं. कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं, कुछ बैड क्वालिटीज़ हैं. सो द बेसिक थिंग इज नॉट टू टेक इट फ्रॉम स्नेक्स नेक. स्नेक की नेक में भी वेनम होता है, स्कॉर्पियो के बैक में भी वेनम होता है. तो जो वेनम है उसको इस तरीके से ना देख के उस तरीके से देखना है जो मीराबाई ने जो पिया था. लाइक शी वॉज गिवन अ वेनम, अ बाउल ऑफ वेनम बाय राणा टू ड्रिंक इट, बट उनको कुछ नहीं हुआ. शिवा ने जो पिया वो इसलिए पिया, चैरिटी के लिए, मतलब पब्लिक की हेल्प करने के लिए. तो उन्होंने भी वेनम ही पिया था. तो बेसिक थिंग इज हेल्दी वेनम इज समथिंग. आई थिंक ये सब अपने हिसाब से मीनिंग लेंगे, बट जो मेरा मीनिंग है वो ये है कि healthy venom is something the bitter truth that you adapt, and it helps you to heal as well as help the society to heal from you. बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस. एंड जयंतिका, आई मस्ट से आपने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, और आपकी बुक्स की जो थ्योरीज है वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग है. दैट्स ग्रेट.
सो अभी एक मैसेज जो सभी के लिए आप देना चाहेंगे, मतलब अभी आप मुझे बताइए कि आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए आज क्या स्पेशल मैसेज लेके आए फ्रॉम योर बुक्स और फ्रॉम योर लाइफ या और फ्रॉम योर लर्निंग? There is only one message. Be grateful for whatever you have and be consistent for whatever you want to achieve. That's it. सो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज जयंतिका की तरफ से। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इससे बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा कि कितना कंसिस्टेंट और सबसे पर्टिकुलरली क्लियर रहना कितना ज़रूरी है अपने गोल्स को लेके। सो आप भी अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हैं जयंतिका की तरह, तो कुछ ना कुछ जो सोचा है उसके बारे में पहले तो प्लानिंग कीजिए और अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और फिर शॉर्ट शॉर्ट स्टेप में अपने गोल्स की तरफ जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी बात के साथ हम खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच जयंतिका हमारे साथ Thank you. शामिल होने के लिए।